हाँ बच्चों, आज मैं आपकी जो क्लास 10th की जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। चलिए आइए समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, इसको जानते हैं। इफ एनी algebraic expression can be written in the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। अगर कोई algebraic expression को ax plus by plus c को 0 के रूप में लिखा जा सकता है या ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जानिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्यों कहते हैं। इसके लिए समझिए, वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट। जहां a, b एंड c जो है कांस्टेंट है। a, b, c क्या है? कांस्टेंट है। ये हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, ओनली टू वेरिएबल x such that variables such that x comma y are used। थर्ड, variable power always variable power should be always 1। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो है आपको ये इक्वेशन दिख रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है। इसमें दो वेरिएबल्स केवल प्रयोग होते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने दिया हुआ है x एंड y आर यूज इन दिस इक्वेशंस। वेरिएबल पावर शुड बी ऑलवेज 1। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर, हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। क्यों लीनियर बोलते हैं? जैसे कि अगर इक्वल टू ये 0 ना होता तो ये एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियस है और इसकी पावर जो है 1 है। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियस में अगर किसी की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियस बोलते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग टू, अगर लीनियर एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में अगर इक्वल टू 0 लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियस इक्वल टू में 0 लिखा है, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन के बारे में जानकारी थी। इनके एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं। एग्जांपल हमारा हो सकता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इस तरीके से दो इक्वेशन आपको मैंने लिख के दिखाई है। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल हैं। और भी बहुत प्रकार से इनको लिखा भी जा सकता है। जैसे डेसिमल फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो यहाँ कह सकते हैं 0.6x और माइनस का 0.2y इक्वल टू 0.4। आप इसको भी कर सकते हैं। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल हैं। चलिए आगे इसको सीखते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से अभी आने वाला जो फरवरी में एग्जाम है आपका, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर लीनियर इक्वेशन
फॉर इन्फिनिट सोल्यूशन या ओनली यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन के कंडीशन को होल्ड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों, हमारा जो नया टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, अभी आने वाले एग्जाम में कम से कम आपको 2 and 3 मार्क्स जो है आपको 100% श्योरिटी के साथ में मिलेंगे, अगर आप ये 3 कंडीशन को सीख लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो मैं श्योर कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको 5 में से 4 नंबर तो ये फिक्स हैं, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में MCQ में पूछेगा जो इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए आइए सीखते हैं। पहले जानते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम क्या है। सपोज कर लेते हैं a linear equation system that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is consistent, is said to be consistent a linear equation system such that a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be consistent if it has at least one solution. At least one solution. कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और उन लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब कहते हैं, कंसिस्टेंट में कहने का मतलब ये है, अगर उनमें कम से कम एक सोल्यूशन अगर उनका कम से कम एक जरूर आता है, तो वो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। और एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा एट लीस्ट वर्ड यूज किया मैंने। देखिए एट लीस्ट वन सोल्यूशन मतलब कम से कम एक तो आना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो आना ही चाहिए। अगर एक नहीं आ रहा है तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ऐसी 2 इक्वेशन जिनके सोल्यूशन हो सकते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और ऐसी इक्वेशन जिनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, देयर इज नो solution at all, this is called the inconsistent equation. ये हमारे कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर इनकंसिस्टेंट पूछता है तो इनकंसिस्टेंट में आपको इस बात को ध्यान देना होगा, इनकंसिस्टेंट के लिए इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, मतलब किसी भी तरीके से इनका कोई सोल्यूशन यानी कि कोई भी हल नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हमारी इक्वेशन कहलाती हैं। अगर एक या एक से अधिक सोल्यूशन हो रहे हैं तो उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए इनको और अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल के साथ में। जैसे हमने कहा था अभी 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2। अब ये जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनके लिए ये एग्जांपल है। इनको समझने के लिए हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं। इनके सॉल्यूशन लगभग ये हम कह रहे हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये इनके एक हल है, मतलब वन सोल्यूशन है। अगर ये इनके वन सोल्यूशन है इसलिए ये इनके कंसिस्टेंट है। आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में
पुट करता हूं 1 माइनस 2 y की वैल्यू डालते हैं, पुट करते हैं 1, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये भी जस्टिफाई हो रही। इसका मतलब ये जो हमारे दिए हुए हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये इनके सोल्यूशन हैं और ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, इसलिए ये कंसिस्टेंट इक्वेशन में जाएंगे। इनको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोल देंगे। कैसी इक्वेशन बोलते हैं? दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशन। कैसी है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इक्वेशन है। कैसी बेटा? कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब जानते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होंगे। ऐसी इक्वेशन जिनका कोई भी हल नहीं हो सकता उनको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। चलिए बेटा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को देखते हैं। वो उसके लिए एग्जांपल देते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का। यहाँ पे मैंने लिखा है 6x माइनस का 2y इक्वल टू 4। क्या लिखा मैंने? 6x माइनस का 2y इक्वल टू 4। दूसरी लिखते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? 12x माइनस का 4y इक्वल टू 7। इनको देखिए, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का एग्जांपल है कि नहीं है? इनकंसिस्टेंट का है। क्यों है? क्योंकि इनका रेशियो जो है 6:12 है, यानी कि 1/2 है, 1/2 है, पर यहाँ पे कोई रेशियो सेम नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इनकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, तब आपको जाकर ये क्लियर होगा, एग्जैक्ट क्लियर होगा कि कैसे ये इनकंसिस्टेंट मैंने बोल दिया है। इनसे कोई सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं उनको मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ बेटा, तो हमने जैसा कि बताया था अभी, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि अभी पीछे मैंने अभी डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब बेटा जो हम बात करने जा रहे हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए कंडीशन की जरूरत पड़ती है, जैसा कि यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए पहले तो लीनियर इक्वेशन सपोज करते हैं a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है। क्या है बेटा? ये हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है। अब इनके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, कब इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनके मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और कब इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। पहले जैसा कि हमने बताया था कंसिस्टेंट में मैंने कहा एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना ही चाहिए, यानी कि आना ही चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं। तो इनको हमने कैटेगराइज किया है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में, कंसिस्टेंट इक्वेशन में। इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन में बात कर रहे हैं। एटलीस्ट वन सोल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। कंसिस्टेंट के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एट लीस्ट वन सोल्यूशन, लीस्ट वन सोल्यूशन। एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो इसके लिए पहली हमारी इक्वेशन बनेगी, वो हमारी होगी फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन। जो हमारे पास दो अबव इक्वेशन है उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब केवल और केवल एक हल, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। इसको समझिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए जो हम कंडीशन लगाएंगे वो हमारे पास क्या होती है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेटा क्या होती है?
a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 फॉर यूनिक सोल्यूशन। अगर कोई यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन एक है, और एक सोल्यूशन है तो वो किस में जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड बात करते हैं फॉर इंफिनिटी सोल्यूशन, और मैनी इंफिनिटी सोल्यूशन की बात करते हैं, और मैनी इंफिनिटी। हाँ बेटा, जैसा कि अभी हमने बात की एटलीस्ट वन सोल्यूशन की, अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर मैनी इंफिनिटी सोल्यूशन की, जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन मतलब अनंत सोल्यूशन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। इसकी कंडीशन जो होती है हमारी क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा हमारा है इनकंसिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है, तीसरा इनकंसिस्टेंट के लिए, वो होता है नो सॉल्यूशन। किसके लिए होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की जब भी बात करेगा तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा इन सबके एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, कब यूनिक सोल्यूशन है, कब इंफिनिटी सोल्यूशन है, कब नो सोल्यूशन है, थोड़ा इनका ब्रीफली ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं। यहीं पे यूनिक सोल्यूशन का जो ग्राफ होता है, वो कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। पहली हमारी इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सेकेंड हमारे पास a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन जो है वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये इसके सोल्यूशन होंगे दोनों। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसलिए इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही सोल्यूशन आएगा, इसलिए यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। और फॉर इंफिनिटी सोल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगी, कॉन्साइडेड लाइन होंगी, इसलिए ये क्या होगा हमारा मैंने इंफिनिटी सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि दोनों लाइनों पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो इन दोनों के सोल्यूशन होते हैं, इसलिए इनका मैंने इंफिनिटी सोल्यूशन आता है। बहुत सारे हल आते हैं, b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 है, एंड अनदर लाइन भी यही होगी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ बनेगा, और देयर इज नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी दो लाइनें होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी, उनके बीच में कोई भी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा नो सोल्यूशन होगा। पहली इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 है। अनदर हमारी इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये आपके पास सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इक्वेशन की कंडीशंस हैं, इनके ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिखा दिए हैं, कब यूनिक सोल्यूशन देगा, कब मैंने इंफिनिटी सोल्यूशन देगा, और कब कोई नो सोल्यूशन देगा। नो सोल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, दो लाइनें पैरेलल होंगी और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरी बात यह है, अगर उनमें एक ही लाइन, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करा रही है, कॉन्साइडेड कर रही है, तो इसका मतलब है उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे हल होंगे, इसलिए उनको मैनी इंफिनिटी सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए उनमें जो है जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई भी सोल्यूशन भी नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, नो सोल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा, मैंने इंफिनिटी सोल्यूशन के लिए कॉन्साइडेड लाइन का एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कराएगा, और यूनिक सोल्यूशन के लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा उसका कॉमन पॉइंट्स जो है वो उसका सोल्यूशन कहलाता है। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो हम बात कर रहे थे, अभी जो हमारे सिलेबस में जो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट
की इक्वेशन की बात की, इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन, मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के बारे में बताया मैंने। अब मैं इनके एग्जांपल्स से देकर आपको एग्जांपल्स के साथ में इनके कंक्लूजन को भी दिखाता हूँ, कैसे ये सॉल्व होती हैं, इनको देखते हैं। चलिए लेट करते हैं, यूनिक सोल्यूशन को चेक करते हैं कि कोई दो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन की हैं या नो सोल्यूशन की हैं या मैंने इन्फिनिटी सोल्यूशन की है। हमारे पास जो है दो इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अनदर इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 1। इनको देखते हैं, तो इसको चेक करते हैं ये यूनिक सोल्यूशन की है या नो सोल्यूशन की है या माइनी इन्फिनिटी सोल्यूशंस इनके होंगे। कंपेयर करते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ये इक्वेशन 1 थी। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0 से। तो ये इक्वेशन जो थी, इसको अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। अब कंपेयर करने पर मुझे पता चलता है कि a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो a1 की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a1 इक्वल टू 2। b1 की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a2 की वैल्यू भी यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई में 1 होगा, इसलिए a2 की वैल्यू हमारे पास में 1 है। ऐसे सिमिलर यहाँ पे b2 की वैल्यू जो है हमारे पास में माइनस का 1 है एंड c2 की वैल्यू जो है हमारे पास में माइनस 1 है। ठीक है, तो चेक करते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो मैंने जब चेक किया a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को, तो a1 हमारी वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन माइनस का 1। इसका मतलब ये है 2 और ये है माइनस का 2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब डज नॉट इक्वल टू है, इसलिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है यूनिक सोल्यूशन की। तो यहाँ बेटा आपको क्या पता चल रहा है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन होल्ड हुई है, यानी कि इसको सेटिस्फाई किया है, इसलिए ये यूनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल था। ये इक्वेशन जो है यूनिक सोल्यूशन के एग्जाम्पल थे। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन के बाद में मैंने इन्फिनिटी सोल्यूशंस के लिए बात करते हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हम जो बात कर रहे हैं फॉर मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो फॉर मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जब मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसके इक्वेशन मैं ले रहा हूँ। हमारे पास में दो इक्वेशन दी हुई हैं। पहली इक्वेशन दी है 2x प्लस का 3y और 2x प्लस का 3y और इक्वल टू मैं कर देता हूं 10। कितना हुआ 10। अनदर इक्वेशन मैंने ली हुई है 4x, कितना लिया है 4x और प्लस का 6y इक्वल टू 20। दो कंडीशन इक्वेशन दी है, इनका कंपेरिजन मैं करता हूँ, a1x प्लस का b1y और प्लस का
C1 इक्वल टू 0 से, अनदर इक्वेशन A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे जो हमें A1 की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 2, B1 की वैल्यू आपको मिल रही है 3 और C1 की वैल्यू जो मिल रही है वो माइनस का 10 दिया हुआ है। A2 की वैल्यू चेक करते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास में 4 है, B2 की वैल्यू हम बात करते हैं तो 6 है और C2 की वैल्यू जो बात करते हैं ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो अभी आएगी माइनस का 20। अब चलिए कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं क्या ये फॉर मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन की है। तो मुझे पता है फॉर मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कह सकते हैं ये मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके होंगे, इन दोनों इक्वेशंस के जो कि आपके पास दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इनको A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं। B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, C1 की वैल्यू कितनी है -10, C2 की वैल्यू कितनी है -20। चेक करके देखिए, 2 1 2 2 2 4 मतलब 1/2। यहाँ पे देखेंगे 3 1 3 3 2 6 मतलब 1/2। यहाँ पे चेक करेंगे तो 1/2, मतलब तीनों जगह इक्वल आया है। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड हो रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 1/2 1/2 एंड 1/2 सभी का इक्वल रेशियो आया प्रोपोर्शन। इसलिए ये क्या है, इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो कंडीशन थी, वो हमारी कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। चलिए नो सॉल्यूशन की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है 4x माइनस का 3y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। दूसरा मैंने दिया है 8x माइनस का 8x प्लस का 6y और माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करने पर मुझे पता चलता है एक चीज और, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो नो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए फॉर नो सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो A1 इक्वल टू आपको मिलेगा, A1 इक्वल टू 4 है, B1 इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा माइनस का 3 है, C1 इक्वल टू कितना है, C1 इक्वल टू प्लस का 8 है। A2 यहाँ कंपेरिजन करने पर मुझे मिलता है माइनस का 8, B2 कंपेरिजन करने पर मिलता है 6 और C2 कंपेरिजन करने पर मिलता है 18। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ तो फॉर नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, जैसा कि आपको पता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A1/A2 और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये नो सोल्यूशन की क्वेश्चन होंगी। चेक करते हैं, इनमें वैल्यू रखते हैं। A1 की वैल्यू मैंने जब यहाँ 4 लिखी है और A2 की वैल्यू माइनस का 8 लिखा है मैंने, B1 की वैल्यू माइनस का 3 है और B2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। हाँ तो बेटा यहाँ पे C1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ 8 और C2 की वैल्यू है 18। तो मैंने जब इनका रेशियो निकाला तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर भी माइनस का 1/2 आ रहा है, यहाँ पे जब मैंने कट किया तो यहाँ पे 4/9 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल में है और ये वैल्यू इक्वल में नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन को होल्ड कर रही है और जब इस कंडीशन को होल्ड कर रही है इसका मतलब दिस टू इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। दिस मीन दैट इट मीन्स that the above equation
हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।